क्या आपने कोई ऐसा केस संभाला है जहाँ पे पैन कार्ड या आधार कार्ड का यूज करके बोगस ट्रांजैक्शन करे हों? हाँ, एक केस नज़र में आया था। एक अपने ही शहर का लड़का कहीं दिल्ली में एक छोटे से ढाबे पे काम करता था। उससे वहाँ पे उसका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया और उसके नाम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके नाम पे करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर दिए। उस बंदे को पता ही नहीं कि उसके नाम पे जीएसटी नंबर भी है, उसके पैन कार्ड का आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो चुका है। डिपार्टमेंट ने जब उसको नोटिस भेजा तब जाके वो नोटिस मेरे पास लेके आया और मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली रह गईं। अच्छा। मैंने पूछा कि मैंने कितना, उसको देख के तो नहीं लगा कितना बड़ा व्यापार इस करता होगा। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या करते हो, तो उसने बताया कहीं दिल्ली में किसी ढाबे साइड काम करता है। हाँ। वहां पे उसकी जिससे भी पहचान हुई हो या जानकारी में तो नहीं है ना, उसने इतना डिटेल में बताया कि उसने मैंने कहीं आधार कार्ड पैन कार्ड दिए थे, उसके साथ वहाँ पे ये फ्रॉड देखने को मिला। और डिपार्टमेंट, मैंने उसको बोला भी किस तरीके से आप करें और उसका केस रिजॉल्व करने में उसकी मदद करी। ये जो भी आपने बताया, तो ऐसे ही कई केस सुनने मिलते हैं, मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखने मिलते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके पास उतना पैसा नहीं है और गरीब है वो, और अचानक से उसके पास नोटिस आ जाता है कि आपके नाम पे करोड़ों की संपत्ति है। तो ये सब कैसे हो जाता है और हम ऐस सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? एक आम आदमी कैसे बच सकता है कि उसके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड ना हो? यस भाई, इन सब चीज़ों के पीछे का मैं आपके लिए कारण बताऊं तो छोटा सा लालच है। जो भी व्यक्ति आपके पैन कार्ड को या आधार कार्ड को या आधार डॉक्यूमेंट को गलत इस्तेमाल करेगा, वो आपको कुछ लालच देगा। उस लालच में गरीब लोग फंस जाते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, उनके नाम पे जीएसटी नंबर ले लेंगे, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो उनने अपना प्रॉफिट तो कहने का बना लिया, जब टैक्स भरने की बारी आई तो उनने उसको छोड़ दिया। अब टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस किसको भेजेगा? क्योंकि डॉक्यूमेंट तो एक्चुअल उसके लगे नहीं है, जिस आदमी के लगे हैं उसके यहाँ पे नोटिस जाएगा। फिर जब उसको पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। तो कई बार ऐसा देखने में आता है, अपने शहर में भी देखने में आता है, कई लोगों ने गरीबों के साथ ऐसा धोखा किया हुआ है। अगर पता चलता है कि ऐसा हो गया तो फिर क्या स्टेप हमें लेना चाहिए? जैसे हमारे पास नोटिस आ जाता है और वो संपत्ति हमारी नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? सबसे पहले तो आपके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी आपको देनी होगी कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है। ज्यादातर केस में ऐसा होता है तो अपन को पता रहता है कि ये किसने मेरे साथ ऐसा काम किया है, तो आपको उनके नाम के साथ आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। और जैसे नहीं पता कि किसने किया, अगर नहीं किया है तो फिर उसको भी शक्की निगाहों से देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, है ना। तो एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है कि किया तो मैंने ही है, पर मैं डिपार्टमेंट को ये बोल रहा हूँ कि ये मैंने नहीं किया। नहीं, अगर जैसे किसी व्यक्ति के पास नोटिस आता है और उसको ये पता नहीं है कि किसने किया, फिर उस कंडीशन, हाँ, उसको अगर पता नहीं है तो ये आपको डिपार्टमेंट के लिए बताना होगा कि आपको ध्यान करना होगा कि आपने कहाँ अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं। और अगर आपको याद रहता है कि मैंने इस फलां व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो उसकी जांच करना आसान है। पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन किस राज्य में हुआ है, किस शहर में हुआ है, तो कहीं ना कहीं से वो ट्रेल में आ जाएगा। क्या फेक सीए होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या फेक सीए और एजेंट कौन सी ऐसी चालें चलते हैं जिससे वो व्यक्ति को रिफंड और फेक डिडक्शन का लालच देकर फंसा लेते हैं? और इन सब चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं कि सामने वाला फेक है, ऑथेंटिक नहीं है, और इन सब चीज़ों से कैसे बचें? सबसे पहले यस भाई, अगर व्यक्ति फेक है तो वो सीए नहीं हो सकता, और अगर सीए है तो वो फेक नहीं हो सकता। ये हमारे प्रोफेशन की एक डिग्निटी है। आपने कहा कि फेक सीए, हाँ, वो ऐसा कोई व्यक्ति अपने आप को सोसाइटी में इस तरीके से अपना काम कर रहा है कि वो सीए है और एक्चुअल में उसके पास डिग्री नहीं है, उसने कहीं से काम सीख लिया या किसी भी तरीके से किसी के यहाँ पहले काम करता हो और सीख लिया, तो काम तो वो कर लेते हैं। तो क्या लालच देते हैं वो? मान के चलिए आपके लिए बोला कि मैं आपका काम फॉर एग्जाम्पल 300 रुपए में कर देता हूँ, आपका काम मैं 100 रुपए में कर देता हूँ। तो उनके पास एक्चुअल में देखा जाए तो इनकम टैक्स की रूल्स और जो
एक्ट है उसकी जानकारी नहीं होती है, उनको सिर्फ काम करना वो सीख जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो सीखने में क्लाइंट का नुकसान करा देते हैं। लालच क्या देंगे आपके लिए, आपका रिफंड ज्यादा करा दे रहे। अच्छा, रिफंड ज्यादा करा रहे हो, आप तभी रिफंड करा पाओगे क्लेम जब आपके पास डॉक्यूमेंट हो, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो फिर तो वो एज पर द रूल्स हो जाएगा। तो वे क्या करते हैं, या तो फेक डॉक्यूमेंट तैयार करवा देंगे। फेक डॉक्यूमेंट करने से होगा क्या, पेनल्टी की बात आएगी तो वो तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, और डिग्री की बात आएगी तो डिग्री तो उनके पास है भी नहीं है। इस तरीके से लालच दे के वो लोग काम करते हैं और ऐसा सोसाइटी में बताते हैं कि वे सीए हैं या एजेंट हैं। इस तरीके से काम चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति टैक्स स्कैम में फंस गया है या उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई है, तो अगले 24 घंटे में कौन से ऐसे 3 कदम हमें उठाना चाहिए कि हम इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें? टैक्स स्कैम है कि आपको किसी एक नेटवर्क में फंसा लेना, जिसमें कहने का कि आपके लिए बोला जाए कि आपके लिए ये नुकसान हो जाएगा या इतना टैक्स भरना पड़ेगा, या आपके साथ फॉर एग्जांपल पेन ब्लॉक कर देंगे, या इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से बता के आपको ब्लैकमेल करना। ये हो गया ब्लैकमेल, टैक्स स्कैम। दूसरा जो आपने बोला वो होता है रेड। वो एक डिपार्टमेंट की प्रॉपर प्रोसीजर होती है। तो अगर आप टैक्स स्कैम में फंसते हैं तो आप 24 आवर्स के, आपने बोला कि 24 आवर्स क्या स्टेप लें, तो उसमें तो आप स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिपार्टमेंट ने फुल प्रोसीजर के साथ ही आपके लिए रेट डाली है तो उसमें तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो इतना कर सकते हैं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए कि जो ऑफिसर आपके घर आया है, आपके ऑफिस आया है, वो प्रॉपर ऑफिसर है या नहीं, और आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। और अगर आपके साथ स्कैम हो रहा है तो स्कैम होने के तो फिर आप या तो कहने के टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं, उनसे पता कर लें कि ये मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद आप पुलिस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं। बिना नाम लिए अल्ट्रा रिच HNI क्लाइंट्स की माइंड ब्लोइंग लीगल टैक्स प्लानिंग की कुछ चीजें आप बताएं जो आपने अभी तक देखी हैं। देखिए यश भाई, इसका कोई रूल नहीं है या कहीं इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है कि क्या कोई माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी होती है, और अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होती तो वह सबकी जानकारी में होती। जनरली जो HNIs होते हैं या जो अल्ट्रा रिच होते हैं, ये वेल्थ क्रिएशन में ज्यादा भरोसा रखते हैं बजाय कि इनकम में। मतलब वो ये चाहते हैं कि उनकी सिर्फ वेल्थ इंक्रीज होती है, उनको इनकम से फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। जो मिडिल क्लास या सैलरीड एम्प्लॉय या छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उनका ध्यान रहता है उनकी इनकम पर, जिस पे उनको टैक्स देना होता है। लेकिन जो अल्ट्रा रिच रहते हैं, या कहने का जो आप बोल रहे हैं माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी, उनकी ये होती है कि वे वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देते हैं। इसमें एक चीज हमने अभी सुनी है, जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो सैलरी विड्रॉ नहीं करते। ऐसा हमने सुना है कि वो शेयर ले लेते हैं कंपनी के, और उन शेयर्स को बैंक में गिरवी रख देते हैं, उन पर लोन उठा लेते हैं। उस लोन से वो पैसे अपने खर्च जो है एक्सपेंसेस वो करते हैं। तो इस टाइप का पूछ रहे थे हम, क्या मतलब ऐसा होता है? और आम व्यक्ति अगर जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, जो करीब साल भर में 50 लाख या 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है या और ज़्यादा का, क्या आम आदमी इस चीज़ को अपना सकता है? नहीं, जैसा कि आपने बताया कि सैलरी की जगह शेयर ले लिए, तो शेयर आपके पास देखा जाए तो एक एसेट के रूप में आ गए। फिर आपने कहा कि उस शेयर को आपने बैंक में गिरवी रख दिया और वहां से लोन ले लिया, फिर आपने उस लोन से अपना खर्चा किया। तो इतना ऐसा कोई नहीं करता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें आपको ही नुकसान है, और खासकर कि जिनकी लिमिटेड इनकम है उनको तो ऐसा करना नहीं चाहिए। मान के चलिए किसी कंपनी के आपने शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी के आपने शेयर खरीदे, मान के चलिए उस कंपनी में इतनी ग्रोथ नहीं थी और आपको इन प्रॉफिट की जगह आपको लॉस हो गया। इन जनरल यश भाई ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि आपकी सैलरी विड्रॉ नहीं करें और शेयर गिरवी रख के लोन ले लें और उनसे खर्चा करें।
तो ये सब चीजें अपन को आम बिजनेस में आम उसमें देखने को नहीं मिलती है। टैक्स को लेके एक बिलियनियर और एक आम व्यक्ति, मतलब एक बहुत रिच आदमी और एक आम व्यक्ति की सोच में क्या फर्क होता है? यस भाई, ऐसा होता है कि मिडिल क्लास, उनको मजबूरन टैक्स भरना पड़ता है। और अगर आप बिलियनियर की बात करें तो जब वो चाहते हैं, जब उनका मन हो जाता है, जब भी टैक्स भरते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वेल्थ क्रिएशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म्स प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हैं। अब देखा जाए तो आज मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, आपने छोटे छोटे अमाउंट के शेयर खरीदे और जैसे ही आपको 2-5% का रिटर्न मिला और आपने बाजार में बेच दिया और आपको लगा कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया। लेकिन बिलियनियर ऐसा नहीं सोचता है, वो पैसे डालेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डालेगा, फिर जब उसका मन होगा, जब वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले लेगा, तब जब उसका मन करेगा तब उसको टैक्स भरना पसंद करेगा। ये अंतर होता है। दूसरी बात ये है कि मिडिल क्लास के पास बहुत कम ऑप्शन है टैक्स बचाने के, क्योंकि वो एक देखा जाए तो एक सर्कल के अंदर इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उसके उनके लिए ज्यादा रूल्स कहने का बने भी नहीं है और वो बहुत कम रूल्स के अंदर आ जाते हैं। और जो आपने बोला बिलियनियर या अल्ट्रा रिच बोले हैं, पूरा इनकम टैक्स कानून उन्हीं के लिए है। वे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से वो अपना बेनिफिट खुद ढूंढ लेते हैं। अच्छा, एक अभी वर्ड जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, अपन भी बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, हाई क्लास, इन सब में मतलब और कितने प्रकार होते हैं और इन सब में वास्तव में क्या अंतर है? जैसे अपन किसी को भी, अब जैसे हमने अभी देखा, कोई व्यक्ति कहता है मिडिल क्लास है, तो कई बार हो सकता है उसके पास कार भी ना हो, अच्छा घर भी ना हो, और एक व्यक्ति कहता है मिडिल क्लास है लेकिन उसके पास 10-12 लाख की कार होती है, 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ का घर होता है, फिर भी वो कहता है मिडिल क्लास है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? कौन से व्यक्ति हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं? ये मतलब आम लोगों को नहीं पता, तो कोई भी कह देता हम अपर मिडिल क्लास में हैं, हम लोअर मिडिल क्लास में हैं, हम मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, और उनको देख के लगता है कि यार ये हाई क्लास में होंगे। लोगों को नहीं है नॉलेज कि मिडिल क्लास वास्तव में कौन होते हैं। यस भाई, इसकी कोई डेफिनेशन जो है वो कहीं आपको लिखी नहीं मिलेगी। उनके इनकम के आधार पे ही अपन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जो आदमी टैक्स स्लैब में नहीं है वो अपने में कहने का लोअर मिडिल क्लास हो गया, जो कम टैक्स भरता है वो मिडिल क्लास हो गया, जो थोड़ा ज्यादा टैक्स भर देता है थोड़ा ज्यादा तो वो अपर मिडिल क्लास हो गया, है ना। और जो अपने आम भाषा में बात करें कि जिनकी आय 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर हो जाए तो उनको अपन लोग अपर क्लास बोलने लग जाते हैं। तो इनकम के आधार पे अगर देखें तो कितनी इनकम वाला व्यक्ति लोअर मिडिल क्लास में आएगा और कितनी इनकम वाला व्यक्ति मिडिल क्लास में और कितनी वाला अपर मिडिल क्लास में, फिर हाई क्लास या अपर क्लास में। यस भाई, इसका भी कोई पैमाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं अपने मन से ही कुछ पैमाने बना देता हूँ। 7 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आप लोअर मिडिल क्लास मान लो आपके लिए। 3 लाख से अगर आपकी कम है तो आप अपने आप को लोअर क्लास मान लो। और 7 लाख से लेके अगर आपके पास 15 लाख है तो आप मिडिल क्लास मान लो। 15 से 25 तक है अगर आपकी तो अपर मिडिल क्लास मान लो। और 25 लाख से अगर आपके ऊपर है तो आप अपने आप को ऐसा टर्म यूज कर सकते हैं कि आप अपर क्लास में आ सकते हैं। सालाना अमीर व्यक्ति टैक्स नहीं भरते, ये बात कितनी सच है भारत में? और क्या वास्तव में अमीर व्यक्ति नियमों का फायदा उठाकर बहुत कम या ना के बराबर टैक्स भरते हैं? सबको लगता है कि ये टैक्स नहीं भरते। अच्छा, अगर आपको कहने का आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई अच्छी जीवन जी रहा है तो पड़ोसी के मन में भी आ जाएगा कि यार ये टैक्स भरता है कि नहीं भरता। तो ये तो अपने मन की कल्पनाएं हैं। अपन सोच लेते हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो टैक्स नहीं भरते, ये सरकार से मिले रहते, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि देखा जाए तो ये अपन से ज्यादा ही इनकम टैक्स के और जीएसटी के कहने का टैक्स कंप्लायंस करते हैं और टैक्स को नियम अनुसार भरते हैं। अच्छा, उनके साथ ये प्रॉब्लम भी रहती है कि अगर वे इन सब चीजों में उलझ जाएंगे तो वे अच्छे से व्यापार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज देते हैं
सही टैक्स कंप्लायंस करवाने के लिए, कि उनके लिए ऐसा मौका ना आए कि हेवी पेनल्टीज का सामना करना पड़े। तो ये सब मन की मिथ है कि लोग समझते हैं कि वे टैक्स नहीं भर रहे या ये टैक्स नहीं बन रहे। जो नियम से चलता है तरक्की वही करता है। तो ये मिथ जो है वो नहीं रखना चाहिए कि ये टैक्स नहीं भर रहे या ये फला ने ऐसा किया वैसा किया। ये सब बातें मन के वहम होते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो टैक्स का सही तरीके से कंप्लायंस करती हैं। मिडिल क्लास लोग बिलियनर स्ट्रक्चर को तो कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं जो वो अपना सकते हैं? पहला तो मैंने आपको बताया कि अगर आप उनके स्ट्रक्चर्स को कॉपी करें तो सबसे पहला तो है कि आप लोग वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दें, कि आपकी वेल्थ बढ़ाना है। आपके लिए आपको इनकम के साथ साथ आपकी वेल्थ बढ़ेगी, और वेल्थ बढ़ना भी आपकी इनकम को बढ़ना ही कहलाता है। दूसरी बात ये है कि आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे जाना पसंद करें, शॉर्ट टर्म पे आप ध्यान ना दें। तीसरी ये है, बिलियनियर 50 रुपए बचाने के लिए 500 रुपए का नुकसान नहीं करता, और मिडिल क्लास जो होता है वो 50 रुपए बचाने के चक्कर में अपना 500 रुपए का नुकसान कर लेता है। तो ये कहने का ये है कि आप छोटे प्रॉफिट्स के चक्कर में आप अपना बड़ा प्रॉफिट ना गवाओ।